अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुराद, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जैसा कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा जो है वो एक तरफा गुफ्तगू करता हूं। और आज मैंने सोचा कि एक तरफा गुफ्तगू को जो है वो दो तरफा गुफ्तगू बनाया जाए। और इसीलिए जो है मैंने अपने एक बहुत ही पुराने बहुत ही अच्छे दोस्त को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। द कचहरी विद द पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस सेगमेंट का नाम है। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करता हुआ जाऊं। आ, इनका नाम है सरमद आफ्ताब लाशारी। ये एक पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट हैं, माहिर तालीम और मुसन्निफ भी हैं, जो पाकिस्तान स्टडीज, समाजी तबसरे और नौजवानों की वकालत में अपने काम के लिए मशहूर हैं। वो फिलहाल सक्कर सिंध में बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ वो पाकिस्तान स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे मजामीन पढ़ाते हैं। तो सरमद, बहुत शुक्रिया। Thank you for Murad. Thank you for having me. Nice to see you after a long time. Yeah, same here. Pleasure to see you too. So I'll start with my first question to you. जैसा कि मैंने अभी आपके तारफ में भी कहा कि आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना यही चाहूँगा कि आप सोशल साइंसेस में कैसे आए। आपने सोशल साइंसेस का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया। It's a very interesting story. बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को अक्सर के हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन होते हैं ना सिंधी नौजवानों के पास अक्सर, एक प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। मेरी फैमिली जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो मेरे ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था कि आप मेडिकल करो। लेकिन मुझे मेडिकल बैकग्राउंड से मसला ये था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की कोई समाजी सोशल लाइफ उनकी नहीं होती है। वो भागम दौड़म क्लिनिक और हॉस्पिटल से तो वैसे ही मुझे अजीब किस्म की एंजाइटी होती है। तो आई थॉट कि इंजीनियरिंग वुड बी गुड, लेकिन इंजीनियरिंग में मसला ये था कि हमें पता नहीं था कि मैथमेटिक्स कितनी खौफनाक है। तो फर्स्ट ईयर अंडर में जब हमने कैलकुलस और डेरिवेशंस किए तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि चलो एक नया रुझान चल रहा था, उन दिनों बीबीए चल रही थी बिजनेस की। तो बिजनेस करना चाहिए और बीबीए करना चाहिए और एमबीए करना चाहिए और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में किसी में काम करना चाहिए। सक्कर आईबी में हम लोग एनरोल्ड हो गए। 3 सेमेस्टर तक मैं वहां पर पढ़ता रहा और वहां पर भी मेरे तकरीबन 2-3 एफ लग गए, अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट में और कैलकुलस और अलजेब्रा में। तो हम वी वर डायरेक्शनलेस। एक बार हम लोग अकाउंटिंग का मेरा पेपर था, रात को हम पढ़ रहे थे। मेरा एक दोस्त आया, सईद शेख, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा, इज अ मेंटर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। ही ब्रॉट अ प्रोस्पेक्टस ऑफ ज़ेबिस कराची और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। ज़ेबिस कराची में एक प्रोग्राम है बीएस सोशल साइंसेस का और तुम इसके सब्जेक्ट्स देखो। मैंने कहा यार मेरा अकाउंटिंग का पेपर है, तुम मुझे पढ़ने दो। कहता है नहीं, इसको छोड़ो, तुम ये डिस्कस करो और इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ अल्टरिंग कन्वर्सेशन फॉर। तो वो आया मेरे पास, हमने तकरीबन 6.5-7 घंटे सारी रात बैठकर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के बारे में बात की। जो जेबिस का जो प्रोग्राम है सोशल साइंसेज का, इट्स अ वेरी डाइवर्स प्रोग्राम। मतलब मल्टीकल्चरलिज्म एंड एथनिसिटी एंड लिटरेचर एंड फिलोसफी एंड आईआर एंड साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव वाले सब्जेक्ट्स थे। तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया उसने और उस कन्वर्सेशन में 6-7 घंटे की कन्वर्सेशन में कन्विंस हो गया कि आई हैव टू डू सोशल साइंसेस। और जाहिर सी बात है जब हम सोशल साइंसेज में आए, यहाँ पर वो वाला कहानी है कि मैंने बाबा को किस तरह कन्विंस किया कि सोशल साइंसेज करनी है, बीबीए नहीं करना। हम भाग के जाबिस चले गए। तो सोशल साइंसेज आपकी आंखें खोलता है। हमें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सोसाइटी में आइडियाज की यूटिलिटी क्या है। लोग बात करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट होता है लोगों का और उस ओरिएंटेशन से लोग कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ। फिर हमें समझ आया कि पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, फाशिज्म कैसे प्रोपेगेट करता है, रीजन की क्या यूटिलिटी है, रिलीजन के कंट्रोडिक्शंस क्या है, इंसान की नफ्सियात के क्या मसाइल हैं। तो वो जो डिस्कशन होती थी, आप जैबिस में होते थे, हम लोग मुलाकात करते थे, अक्सर आपसे भी मुलाकात होती थी। तो वो जो डिस्कशन हम करते थे, इट वाज वेरी लाइफ अल्टरिंग फॉर अस। और वो एक पूरी नई दुनिया थी जिसने हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो है टूट फूट का शिकार हुए हम लोग। कभी कभी हमारे बिलीफ चैलेंज हो जाते थे क्लास में, तो बड़ा गुस्सा आता था, हम टीचर्स के साथ बड़ा आर्ग्यू करते थे। और बहुत अच्छी फैकल्टी थी।
तो जेबिस का जो सोशल साइंसेज का है, इट्स इट्स न्यू। उसके बाद अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी एक्टिविज्म चाहिए आपको सोशल साइंसेज के बारे में। सोशल साइंसेज के बारे में पाकिस्तानी एकेडमिया में कोई अच्छी राय नहीं है। हमें समझते हैं कि ये तो बीए और आर्ट्स और पॉलिटिकल साइंस और ऐसे ही करते हैं, इनका कोई खास कोई फायदा नहीं है। आपको अगर पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप करना है तो लोगों को सोशल साइंसेस पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको टॉलरेंस बिल्डअप करनी है सोसाइटी में, अगर आपको डिबेट करना है, अच्छे तरीके के साथ नैरेटिव बिल्डअप करना है, तो यू हैव टू टीच सोशल साइंसेज, यू हैव टू टीच देम कि आपकी आइडियाज की क्या विकत है, आपकी विकेबलरी किस तरह से कंसीव होती है, आइडियाज किस तरह से कंसीव होते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो आज तक मेरे ऊपर फुटप्रिंट इतना है। उस कन्वर्सेशन का जो 6-7 घंटे पहले सईद शेख के साथ मेरी हुई थी, इनफैक्ट आई एम डूइंग पीएचडी ऑन सोशल साइंसेज करिकुलम। अब मेरा जो प्रपोजल होगा अभी, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस तो मेरी पीएचडी है, बिकॉज आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि पाकिस्तान में सोशल चेंज आएगा तो कैसे आएगा, उसके लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज इज अमेजिंग। शर्त ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप यू शुड बी ऑब्सेस्ड विद आइडियाज एंड यू शुड लुक एट द सोशल लेबोरेटरी। आपके सामने जो सोसाइटी है, आपके सामने जो हम्म। समाज है, वो एक्सपेरिमेंट है। वो आपके सामने जो है एक्सपेरिमेंट है, उसको आप देखकर आप एनालिसिस करें और चीजों को बिल्डअप करते रहें। मेरे ख्याल से इससे इससे और एक और भी चीज होनी चाहिए कि आप यू शुड बी ओपन टू आइडियाज। आप जब क्लास में जाएं तो एक खुले जहन के साथ जाएं, खुले दिमाग के साथ जाएं, और आप इस नियत के साथ जाएं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुख्तलिफ जो डिस्कोर्स है, अगर वो हमारे पर्सपेक्टिव से अलग है तो हमें पहले उसको सुनना चाहिए। फिर हमारे अगर अगर हमारा कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई हमारा रद्द दलाल है, तो फिर हमें वो देना चाहिए। ना कि सिर्फ हमें एक जुनूनियत अपनानी चाहिए और हम कहें कि नहीं, बस जो मैंने सीखा है वही सही है, या जो मैं सालों से, सदियों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, या जो हमारा कल्चर सदियों से फॉलो करता हुआ आ रहा है वही सही है। ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ये पहली और पहली 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 रियलाइजेशन यही होती है ना। मैं आई वाज वेरी रिलीजियस। जब मैं जाबिस में गया तो मैं बहुत ज्यादा मजहबी था। तो बहुत सारे ऐसे नैरेटिव थे जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगते थे। क्योंकि वेस्टर्न पूरी इपिस्टेमोलॉजी जो है, वेस्टर्न पूरी ओरिएंटेशन जो है, वोकेबलरी जो उनकी है, सारी सारी आइडियाज जो कंसीव करते हैं, वो तो आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर देते हैं ना। आप अगर जब फिलोसफी पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट हो जाएगी। और वो ऐसी कोई मामूली टूट फूट नहीं है। वो इट इज गोइंग टू रीडिफाइन यू एंड रीशेप यू इन वेरियस मल्टीपल वेज। तो उसके डेफिनेटली। पर असरात भी हैं। यू डोंट हैव हम्म। टू बी एक्सट्रीमिस्ट, यू डोंट हैव टू बी रेडिकल, यू डोंट हैव टू बी अथीस्ट ऑफ कोर्स। लेकिन आप आपके अंदर शिफ्ट, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है सामने। For that shift, you have to be open. You have to be ready that you are going to learn, and if in case anything comes along, you will adopt it. You will adapt yourself for that. So I think ये बहुत हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। देखिए उसके लिए टाइम, उम्र हमारी छोटी थी, हम लोग टीनेजर। आई वाज लाइक हार्डली 23-24 ईयर्स यंग बॉय। और उसके लिए रीडिंग होती है, उसके लिए ज्यादा मुताला होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जितना आप लोगों को सुनते हो। उसमें मैं एक और चीज अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यूट्यूब इज वेरी एजुकेशनल। मुझे याद है 2012-2013 में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गया था, तो हम बड़े परेशान हो गए थे। यूट्यूब में बहुत सारे काम के पॉडकास्ट हैं जो लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, आइडियाज के बारे में। एंड बहुत ज्यादा हमारी तालीम तालीम जो हमारी हुई वो यूट्यूब पर हुई। क्लास बिल्कुल। का डिस्कोर्स होता था, कोई किताब का नाम सुनते थे, फिर घर जाकर उस ऑथर को यूट्यूब पर सर्च कर लिया और उसका इंटरव्यू सुन लिया, उसके पॉडकास्ट सुन लिए, एंड कम बैक टू द क्लास एंड डिस्कशन यूजिंग द रेफरेंस ऑफ दैट यूट्यूब। तो मेरे ख्याल में यूट्यूब को लोग समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई नॉन एजुकेशनल चीज है। यूट्यूब इज वेरी एजुकेशनल उसमें भी। तो जाहिर सी बात है, आप डिस्टर्ब होते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज किया जाता है। और आपके अंदर एक सर्टेन पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक सर्टेन टॉलरेंस होना चाहिए कि अदर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और उसको किया जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलें अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अम, मैं, जैसा कि आपने खुद भी कहा, आप बिजनेस के स्टूडेंट थे, देन यू मूव टू सोशल साइंसेज। I have a similar story, but I finished my bachelor's at least. Then switched to social sciences. I remember when I switched to social sciences from business administration after doing my bachelor's, I was always asked this question: What would you do once you are done with it? सोशल साइंटिस्ट लोग करते क्या हैं? हमारे
पाकिस्तानी माशरे में सोशल साइंटिस्ट को देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कोई खास रेस्पेक्ट नहीं मिलती। अक्सर यही कहा जाता है कि ये आया या तो मेडिकल में नहीं जा सके, डॉक्टर नहीं बन सके, या इंजीनियर नहीं बन सके, या इवन कुछ और जो फील्ड्स हैं वो नहीं कर सके, तो अब इनसे जब कुछ नहीं हुआ तो नाउ दे आर डूइंग सोशल साइंसेस। तो ये एक फुकतान है मेरे लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोशल साइंसेस को क्यों, सोशल साइंसेज एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों है? मेरे ख्याल में हम लोग जो हैं वो स्टेटस ओरिएंटेड सोसाइटी है। we worship power, we worship powerful people, we appreciate those who have higher income। और ये एक फैक्ट है कि सोशल साइंसेस की ओवरऑल, इफ यू लुक एट द हायरार्की सारी फील्ड्स की, तो सोशल साइंसेस इज एट द बॉटम। हम वी डोंट अर्न मच। वी हमें कहा जाता है कि तुम लोग तो फारिग फलसफा करते हो या शायरी करते हो या राइटर हो, यू कैन नॉट अर्न मच इन द सोसाइटी। एंड व्हेन यू डोंट अर्न, so the people don't respect you in country like Pakistan। बट अगर सिविलाइज मुल्क में आप होंगे जहां पर आपके पास आइडियाज होंगे, जहां पे आपके पास थॉट्स होंगे, जहां पे आपके पास रैशनल होगा, जहां पे आप चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करोगे, नया पर्सपेक्टिव और नया फलसफा दोगे, या नई थ्योरी अगर तख्लीक कर सकते हो कुछ, तो आपकी एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। ये ऑर्डनरी लोगों का काम नहीं है इन चीजों में उलझना, कि पेचीदगियों में, सियासी मसाइल में या सब नफ्सियाती मसाइल में या रिलीजियस डिस्कोर्सेस को समझना। they are living their life. Most of the people just earn their money and they want to have property and they want to live a stable life। बट कुछ लोगों के अंदर ये एक कश्मकश पाई जाती है कि मुझे आई नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, द हायर मीनिंग ऑफ लाइफ। मुझे समझ आना चाहिए कि जिस खुदा ने मुझे बनाया है वो खुदा कैसा है, उस खुदा को डिफाइन कैसे किया जाता है। मुझे समझ आना चाहिए कि पावर डायनामिक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक्स कैसी है सोसाइटी की। मुझे समझ आना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की साइकी क्या है। मुझे समझ आना चाहिए कि स्टेट किस तरह से, स्टेट की जो शक्ल है, वो नैरेटिव किस किस्म का प्रोपेगेट वो सेल करता है। तो ये सारी चीजें जब आप समझना शुरू करते हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी शदीद जरूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप सोशल साइंसेस को प्रोपेगेट नहीं करेंगे, सोशल साइंस को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो दे विल बिकम zombies, दे विल बी द कल्ट फॉलोअर्स एंड दे विल फॉलो अ फासिस्ट लीडर। And they will make informed decisions, and they will make blunders, political choices। उनके पास वैसे ही एक फेशिज्म की वेव लगी पड़ी है ग्लोबल लेवल पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, और पाकिस्तान की जो असली जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वी आर, हमारा जो डिफाइनिंग जो वोटर है वो यूथ है। तो यू हैव टू एजुकेट देम सो दैट दे मेक अ बेटर पॉलिटिकल चॉइसेस। और उसके बाद थोड़ा सा सोशल फैब्रिक आपका तबाह हो गया है। सोशल फैब्रिक में यू नीड पेशेंस, यू नीड डायलॉग, यू नीड रैशनैलिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड एम्पैथी। आपके अगर अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश तो करो कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। आपके अंदर एक मॉब साइकी है और मॉब मेंटेलिटी है, और मॉब मेंटेलिटी वायलेंस करता है, एंड दे गेट रिड ऑफ इट वेरी इजीली। कोई कानून नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस वजह से ये चीजें इस यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि यू वी डोंट थिंक। थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई मोस्ट पीपल डोंट थिंक। Yeah, इसीलिए they, सोशल that's why साइंसेस में, they judge quickly. यस दैट्स व्हाई दे जज क्विकली, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू थिंक। आप Exactly. Yeah. सोचेंगे तो आपके सवाल पैदा होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। आप डिस्टर्ब होंगे तो अनकंफर्ट आएगा, और सवालों को चेज करेंगे। बड़े सवालों को चेज करने की एक कॉस्ट होती है, तकलीफ होती है, और नींदें हराम हो जाती हैं अगर आप बड़े बड़े सवालों को चेज करोगे। तो हर किसी की ऐसी मेंटेलिटी नहीं होती है कि वो ऐसा काम कर सके। लेकिन मेरा मेरा ये भी मानना है कि अगर लोग सोशल साइंसेस को सोशल साइंसेस समझ के पढ़ें, जिस कोर्स की बात आपने की अभी, तो फिर ये होगा कि जो नैरेटिव, जो बयानियां जो हमारे ऊपर थोपा गया है कई दहाइयों से, अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज की किताबें अगर आप उठा के देख लें, या और भी कई सारी किताबें आप उठा के देख लें, तो अगर लोग सोशल साइंसेस को सोशल साइंसेस समझ के पढ़ें, एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव, एक अपना डिस्कोर्स डेवलप करें, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो उनकी जो दुकानें चल रही हैं वो शायद बंद हो जाएंगी।
पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है ना, वो के अजीज का आर्गुमेंट यही है ना कि वी टीच हिस्ट्री लाइक आइडियोलॉजी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन होती है। आपकी यूनिवर्सिटीज में इंडोक्ट्रिनेशन और आपकी जो नर्सरीज हैं, दे आर नॉट फ्री स्पेसेस जहाँ पर क्यूरियोसिटी को बताया जाए या फलसफा सिखाया जाए। दे आर देयर टू सेल देयर नैरेटिव, दे आर देयर टू bombard their ideas from the youth so that they cannot think beyond what is obvious. तो जब आप असली लिटरेचर पढ़ते हो, जब आप असली तारीख को पढ़ते हो, जब आप असली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को पढ़ते हो, जैसे मैं स्टूडेंट्स को सब सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना कहता हूँ, अगले आखिरी 200 साल की तारीख यूरोप की पढ़ लो कि रेनेसांस, यूरोप में रेनेसांस कैसे आया, दैट्स इट। वो समझ लो पूरी बड़े 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 आइडियाज जो है वो किस किस्म से वो यूरोप में तब्दीली आई है, सेक्युलरिज्म किस तरह से आया है, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट्स का किस तरह से आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ है, और किस तरह से यूरोप ने एक वेलफेयर स्टेट को प्रोपोगेट किया है। दैट आइडिया इटसेल्फ विल टेल यू अ स्टोरी कि पाकिस्तान हैज सिमिलर प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के मसले जो हैं वो ऐसे मसले हैं जो दुनिया के अनोखे अनोखे मसले नहीं है। वी आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स। तो वो आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको समझ आएगा कि लिखने की कितनी इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिक्स को डिकंस्ट्रक्ट करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक और फलसफे की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब ये सब चीजें आप कर लोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो इल्म है, वो तालीम है, वो अकल है, वो दलील है, वो शऊर है। आगे आगे बढ़ने का रास्ता अकीदतमंदी नहीं है, अंधी अकीदतमंदी नहीं है जिसमें आप आंखें बंद करके एक मुरीद के पीछे एक आलिम के पीछे चलना शुरू हो जाओ और जो बोले और बोझों का इंतजार करो और मसीहा कॉम्प्लेक्स में आप घुस जाओ। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होता है। आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, सियासी अकल, सियासी बसीरत के साथ चीजों को देखना पड़ता है। आपको मजहबी मामलात में नौजवान को बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि आप किस मजहबी रहनुमा के पीछे लगे पड़े हैं। उसकी कोई दुकान तो नहीं है, उसकी कोई कमर्शलाइजेशन, उसके कोई अपने इंटरेस्ट तो नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, खुदा के साथ ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अकल और फहम की जरूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट। असल में मेरे मेरे नज़दीक ये भी होता है कि हमेशा जो सवाल, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, अगर मुझे मुझे भी अगर अब याद हो अपने बचपन के दिनों में, तो जैसे सवाल आपके जहन में जन्म लेते हैं, या कुछ सवाल आप जब थोड़ा मुताला करते हैं किसी चीज़ का तो जन्म लेते हैं, और जब आप वो सवाल पूछना शुरू करते हो तो फिर आपको यही बोला जाता है कि यार आपका अभी जहन थोड़ा अभी कच्चा है, आप इस तरह के चीज़ों पे गौर ना करें। तो मैं हमेशा हैरान होता था कि चलिए मेरा जहन तो अभी कच्चा है, मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा ये यही सवाल दोबारा मेरे जहन में जन्म लेंगे। तो बेहतर नहीं है कि मैं तब आज से कोई 10 साल, 15 15 साल, 20 साल बाद जाके इन सवाल का जवाब ढूंढूं, मुझे अभी जवाब मिल जाए, ताकि आगे जाके आप कुछ और सवाल उठा सकें, या कुछ और चीज़ों के बारे में आप डिस्कोर्स कर सकें। तो इस चीज़ को बड़ा एक 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 नेगेटिव वे में लिया जाता है। कहते हैं कि बस सुबह उठे और जो है दो चार किताबें पढ़ ली और फिर जो है वो सवाल करना शुरू कर देते हो। मेरे ख्याल से सवाल पूछना तो एक इंसान का एक हक है, एक बेसिक राइट है। मतलब अगर आपके जहन में एक सवाल उठता है तो यू शुड जस्ट गो एंड आस्क इट। सवाल सही है गलत है वो बात की बात है, बट सवाल पूछना तो आपका हक है। आप उसको आप एक्सप्लेन उसको उसका जवाब ढूंढना भी आपका हक है। जब आप जवाब ढूंढना निकलते हो तो फिर आपको इस तरह के जो 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 सोशल प्रेशर्स हैं, आपको उनका सामना करना पड़ता है। आ, हाँ, बड़ा बड़ा मसला है ना पाकिस्तानी सोसाइटी में। अब आप सवाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सोसाइटी अब ऐसी हो गई है जहां पर आपको पिनलाइज किया जाएगा अगर आप सवाल करोगे। मतलब बड़े बड़े सवाल तो, आप जिन सवालों की बात कर रहे हो शायद 10-15 साल पहले वो बड़े संजीदा सवाल होंगे, अब तो बिल्कुल मामूली से सवालात पे आपको पिनलाइज किया जाएगा। वी आर नॉट फ्री सोसाइटी, वी डोंट हैव टॉलरेंस। हम सवाल को अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे और ये मुझे बड़ी मुझे एक चीज़ याद आ रही है। यहाँ पे हमारे एक उस्ताद थे, हैं अभी भी, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो मुझे याद है उन्होंने ये हवाला दिया था किसी एक निजी यूनिवर्सिटी का। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे एज अ विजिटिंग लेक्चरर जाते थे, विजिटिंग फैकल्टी थे वो वहाँ पे, और वो एक बार वो क्लास में गए तो उन्होंने एक सवाल लिखा। वो मैं सवाल भी नहीं दोहराना चाहता यहाँ पे। तो उन्होंने एक सवाल लिखा जो कि इट वॉज पार्ट ऑफ द कोर्स। वो कोर्स का जो कैरिकुलम होता है आप सेमेस्टर से पहले स्टूडेंट्स को देते हो, उसमें वो था। एंड ही
एज पर रूटीन ही वेंट टू कंडक्ट हिज लेक्चर। वो वहां गए, उन्होंने क्लासरूम में वो सवाल पहले लिखा, एंड देन ही ओपन द डिस्कशन। एंड देन ही सेड कि स्टूडेंट्स जो वहां पे बैठे थे, हाँ, वो गुस्सा हो गए, और वो उठ के डीन के पास चले गए कि ये उस्ताद जो है हमें इस तरह की चीजें सिखा रही हैं। और बड़ा ही वो कह रहे, बड़ा फिर हंगामा आरई हो गई, और काफी सारी चीजें हुई। तो वो कह रहे कि मैं जब डीन के पास जाके गया तो मैंने उनको जाके वही दिखाया, मैंने कहा यही ये वो करिकुलम है जो मैंने सबमिट किया है यहाँ पे सेमेस्टर शुरू होने से पहले, और जो मैंने पहली क्लास में स्टूडेंट्स को दे दिया है कि भाई दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तो मुझे याद है, जब उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद मैं ऐसे ही सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि वो जो उस क्लासरूम में जो बैठे थे, वो बहरहाल आए तो इल्म हासिल करने थे ना। क्या जाता था उनका अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे का वो लेक्चर सुन के, उसके बाद अगर इफ दे वर नॉट अग्रीइंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू, दे कुड हैव काउंटर आर्ग्यू। और उसके बाद एक 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 बड़ा एक एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दे कुड हैंडल इट। बट व्हाट दे वांटेड टू डू वाज, दे जस्ट went to the principal's Yeah. office or the dean's office It's and they it's just complained. it's very common. It's very common these days. It's very difficult. आप तो बाहर बैठे हो, आपको अंदाजा नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान की सोसाइटी तब्दील हुई आखिरी अभी 4-5 सालों में। तो यू कैन नॉट हैव ओपन डायलॉग, यू कैन नॉट टॉक अबाउट, स्पेस जो है, डायलॉग का स्पेस जो है वो श्रिंक हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे। और यू कैन नॉट कमेंट पब्लिकली अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, नो गो एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। और आपको सोचना पड़ता है पहले कि इस बंदे के साथ मैं बात करूंगा वो फ्रेंड तो नहीं हो जाएगा। ऑडियंस पाकिस्तान की बाय एंड लार्ज कंजर्वेटिव है। और ऐसी कंजर्वेटिव के वो दे आर बेसिकली मॉब साइक, जैसा मॉब साइकी होती है। तो जाहिर सी बात है तालीमी इदारों में भी ये लोग मौजूद हैं, और तालीमी इदारों में उनके रुझानात भी इस किस्म के हैं। और फिर वो आपको रियासती सरपरस्ती भी मौजूद आपके साथ है कि अगर ऐसे कोई अगर क्रिटिकलिटी का कोई, आपको याद होगा मशाल खान का वाकया जो हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली मशाल उन्हीं खान का का सोच रहा पूरा था। केस स्टडी, पूरा का पूरा केस स्टडी है। तो बेसिकली सवाल चुभते हैं, सवाल जो सवाल करता है वो आसान नहीं है उसको हैंडल करना। सवाल का कोई जवाब जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाएगा, तो सवाल करने हमारे पास बाय एंड लार्ज लोग हैं वो सबमिसिव हैं, दे एग्री। और मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेटस ओरिएंटेड एंड पावर हंग्री पीपल, दे आर एम्बिशियस एंड दे वांट टू वर्क ऑन देयर कैरियर एंड दे वांट टू ग्रो। तो ऐसी चीजों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि ऐसी चीजों में उलझे और अपनी मुश्किलात पैदा करे। आई अंडरस्टैंड। so I would like to like ask one more thing, like one of more things, it is one of them. um, if I recall correctly, you went through mental health issues during your bachelor studies, and because of that, you had to prolong your studies. um, so I would like to ask, if you are open to share, of course. If you're not, then I can completely understand, मैं समझ सकता हूँ। आपको किस तरह के मसाइल दरपेश आए, और आपने उन मसाइल को कैसे जो है वो हैंडल किया, और उसमें सोशल साइंसेज ने स्पेशली क्या रोल प्ले किया आपके आपकी अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज को हैंडल करने में। 2012 में कुछ मसाइल हुए थे। आई वाज वेरी सिक, आई वाज वेरी सिक फॉर 3 years। आई वाज 2.5 years and 3 years आई वाज बेड रिडन। 4 साल की डिग्री मुझे 7 साल में कंप्लीट करनी पड़ी। और इट वाज वेरी डार्क फेज ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुए, साइकोसिस एंड ऑल दैट। जाहिर सी बात है जब हम जैसे लोग फिर हाइपर सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ अगर कोई इमोशनल मसला या रोमांटिक डिस्पोजिशन का कोई मसला वसला हो जाए, तो उसको हैंडल करना भी तो आसान नहीं होता जितना दूसरों के लिए आसान होता है। तो फिर इट वाज वेरी हार्ड स्ट्रगल फॉर 3 years। एंड of course with the support of the friends like you and Dr. Ghazala Rahman and Jabez, she was always there to help me। तो फिर वहां पर मैंने डिग्री कंप्लीट की। उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। माय फादर प्लेड अ वाइटल रोल, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर आफ्ताब लाशारी। He had a firm belief in me that you should complete your degree। He was a very great support। My wife, she was my fiance, my wife Kawan Amin Lashari, she was a great support। Uh,
फैमिली की सपोर्ट रही, फैमिली की अगर आपके पास सपोर्ट हो, और ऊपर उसके बाद सोशल साइंस में इफ यू नो साइकोलॉजी, अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे जो बिलीव्स हैं या मेरा जो थॉट प्रोसेस है, इज इट फिक्शनल, इज इट रियल, इज इट delusion, then you will be able to deconstruct delusions, then you will be able to understand कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो बिलीफ है, बेसिकली ये बिलीफ सही नहीं है। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड थेरेपी आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि ये डिल्यूजन है। और बहुत सारी चीजें अभी भी प्रॉब्लम है फंक्शनल हेल्थ का। इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। हेल्थ हेल्थ इश्यूज, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। यू हैव टू डील विद योर हेल्थ, you have to live a life, you have to go to office, and you have to, you know, feed your kids. So उसमें फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक भी बड़ा जरूरी है। यू नीड अ सुपर एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। बेसिकली व्हेन यू लूज कंट्रोल, जब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, तो फिर आप सोचते हो कि कंट्रोल करने वाला कौन है भाई, कुल्ले शहीन कदीर, कोई तो होगा जो जो मेरा रखवाला होगा, जो मेरा मेरा ख्याल रखेगा, जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सो उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर फिर जिक्र वगैरह करना। आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि तस्बीह करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार, ये जो सारी चीजें हैं, इट इज बेसिकली रीअफर्मेशन, इट्स अफर्मेशन, इट्स अ प्रोसेस जो आपको एक हायर मीनिंग देता है, थोड़ी सी ओरिएंटेशन वगैरह सेट करता है इंसान की। तो उससे भी काफी सपोर्ट हुई, और अल्लाह का शुक्र है, आई आई केम बैक फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। I'm glad, mashallah, say you are back. We are happy to have you back because I remember थैंक यू। those days were very tough, very tough for you. I remember meeting you during those days, and I was really, really upset, and I was really worried, of course. But we are glad that you are back. Um, and I'm also glad that you recognize those mental health issues. You call them that these are mental health issues. And unfortunately, हमारे मुआशरे में स्पेशली पाकिस्तान में एक फुकदान है मेंटल हेल्थ इश्यूज को। एक मेंटल हेल्थ इश्यूज या एक बीमारी नहीं समझा जाता। उसको जो है वो मुख्तलिफ नज़रियों से मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, लेकिन उसको जो है कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं कहता। और जो है कहते हैं कि बस ये पागल हो चुका है, ये दीवाना हो चुका है। जैसे सिंधी में कहते हैं चलो थियो, दिमाग खराब थियो दस। तो वैसे ही है। पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस बीमारी के जो हल है, उसकी जो उसके उसका जो इलाज है, वो नहीं ढूंढने की कोशिश करते। हम जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करते, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फुकदान है। और हमारे माशरे में आप देखेंगे चलते फिरते राह चलते हुए आपको अपने बहुत ही अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, क्योंकि बाज़ाहिर आपको लगता है बड़े खुश हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड देन यू if you think you are open to this, you always try to discuss with them. I even myself went through the therapy. Of course my situation was different, but I had to, and if I had to, I went, and I openly went. I was told, okay, don't tell people around you that you are going through therapy, psychotherapy, because then people say he has gone crazy. ये पागल हो गया है। और अगर वो मुझे पागल कह भी दें, समटाइम्स आई जस्ट थिंक, अगर वो मुझे कह भी देते तो मेरे सेहत पे उसका क्या फर्क पड़ना था। आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग। अगर वो मुझे ये ना पागल ना कहते, कुछ और भी कहते, कहते वो देखो मुराद हर वक्त खुश है, तो उससे उससे भी मेरे जहन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग। तो आई थिंक हमारे मुआशरे में इस चीज को रिकॉग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू हैव डिप्रेशन, यू शुड कॉल इट डिप्रेशन, एंड यू शुड सीक हेल्प। So yeah, I'm glad that you shared your experiences in that regard, and I hope that people who are listening today, they will understand that if God forbid if they are going through something similar, भाई मेरा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज की जो यूथ है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितने मसाइल से घिरे हुए हैं। दे कैन नॉट शेयर, दे हैव नो वन टू टॉक टू दीज प्रॉब्लम्स, एंड बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड सेल फोन, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा शदीद मसाइल हैं उनके साथ। दे आर अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस, एंड दे नीड हीलिंग, दे नीड सूथिंग mentor, and they need someone to listen to these issues। और
you have to sit down and listen to them, to what they have to say, because they don't have any outlet. They don't express. फैमिली सिस्टम में भी इतना कोई ऐसा माहौल नहीं है हमारे पास कि उनकी कोई थेरेपी की जाए या मेडिकेशन वगैरह की तरफ ले दिया जाएगा। तो घर में फिर वो तावीज का और मतलब एक बाबा के पास ले जाते हैं और वो पता नहीं क्या कुछ अजीब वगैरह चीजें करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक लिटरेसी चाहिए आपको, सर्टेन लिटरेसी आपको चाहिए टू कॉल अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली या। तो अपने गुफ्तगू का दायरा बढ़ाते हुए सरमद, आई वुड लाइक यू टू टॉक लिटिल बिट अबाउट योर बुक, द कमेंट्री ऑन सोशल डिस्कोर्स. I was so happy to see that book. I haven't been able to read it completely, um, but I went through its table of content. It's really inspiring. So I would like you to talk about it a little bit. Last summer, I was feeling very uh, unrest आया था एक टॉपिक्स क्रिएटिव प्रोसेस में होता है प्रॉब्लम, you feel restless. So writing is a form of a therapy for me. I write about a lot of things जो भी मैं सोचता हूँ। So I've been writing for like more than a decade now. So I started writing in the form of blogs. I write a blog. So there were more than 40 to 45 blogs on different themes related to God and related to emotion and climate change and social sciences and political problems. So I'm doing PhD in Bawalpur Swami University. So I was going on a train and I met a guy, Umar Sayyid Umar. He was a publisher and he was talking about his publishing agency. तो मैंने उसको बोला कि यार ये पब्लिशिंग तो बड़ा स्कैम होता है और बड़ा लूटते हो तुम लोग लोगों को। तो सबसे बड़ा मसला तो सेंसरशिप का है। तो ही सेड कि एक तो मेरी पब्लिशिंग एजेंसी में कोई सेंसरशिप नहीं है और दूसरा मैं आपको कहता हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर आई कैन पब्लिश अ बुक विथ। मैंने कहा ये बहुत बड़े क्लेम है। कहता है आई एम द फास्टेस्ट पब्लिशिंग एजेंट in the Pakistan. I said, I showed him my blogs. I said, what do you think about these blogs? So he said, okay, with little editing and all that, it can become a good book. And if you're willing, then just call me. So मैंने उसको email किया सारा ड्राफ्ट वगैरह के ब्लॉग्स का। So basically, it is those who don't haven't read my book, they can read my blogs. It's the same thing. और ऐसे ही बस शौक हुआ था, इतना कोई सीरियस किताब तो नहीं है। लेकिन ये है कि एक दीवाने का खाम किसी जमाने से हम लोग सोचते हैं कि राइटर बन जाएंगे एक अच्छे खासे। तो राइटर बनने की खुशी में हमने ये कर दिया। और उसके बाद देन मैंने इसको सोशल मीडिया पर मार्केटिंग वगैरह की थोड़ी सी उसकी कि अगेन द आइडिया वाज कि आइडियाज को थोड़ा सा इंकरेज किया जाए, आपका डिस्कोर्स को बेहतर किया जाए, आपके जो भी मिलियनर्स के मसाइल हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के मसाइल, क्रिएटिव लोगों के मसाइल, उसमें आप कंटेंट्स आप मेरे मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेरे ब्लॉग्स की, और ब्लॉग्स पढ़ लीजिएगा। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो अभी तो फिर मैं अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में भी सोच रहे हैं कि सोशल साइंसेज के करिकुलम पे अगर थीसिस वगैरह लिख लेता हूँ 1-2 साल में, तो उस पे कोई सीरियस किताब लिखेंगे अच्छी सी। ये तो बिल्कुल एक छोटी सी कोशिश है बुक लिखने की, लेकिन ये I think you are, इट्स I think you स्टिल are being, I think you are being humble on that because मैंने जब उसका टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा तो really really important issues you have raised there and you have discussed them. तो मेरे ख्याल से अगर जो जो पढ़ेंगे उसको डिटेल में और उसको समझेंगे, पढ़ना तो चलो एक आसान बात है, ये बंदा जो है बैठ के 2-3 घंटे में किताब पढ़ लेगा, लेकिन ये है कि उसको समझना वुड बी अनदर थिंग. तो मेरे ख्याल से जो आपने इसमें जो कंटेंट डिस्कस किया, आई वुड लाइक यू टू डिस्कस देम a little bit. Any major theme which you want us to know? there are different themes. The themes are about education and health, and then emotional intelligence का पूरा एक चैप्टर है उसमें। उसमें मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज का है, उसमें सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर उस पे है, गॉड के बारे में है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, और आई कांट रिकॉल एनी मोर थीम्स। मेरे ख्याल में यही थीम्स हैं जो मेजर थीम्स हैं जिसको मैंने बताया है।
आई एम श्योर कि जो जिन लोगों को अगर कोई शौक रखते हैं सोशल कमेंट्री, सोशल डिस्कोर्स पढ़ने में, तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू देम। ओके, सो समद, यू आर टीचर नाउ, अ लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी लेवल। अगर मैं, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, आई थिंक आपको जब 2009 में हमारी मुलाकात हुई थी, आपको तब से पढ़ाने का शौक था। यू वांटेड टू बी टीचर, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ लेक्चरर और टीचर। सो माय क्वेश्चन वुड बी, मेरा सवाल ये होगा कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, और हु वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस, एंड हाउ डज इट फील टू बी अ टीचर नाउ? बिकॉज आई, in the society we come from, in Pakistan I'm talking about particularly, वहाँ पे एटलीस्ट मैंने जो अपने बचपन में या अभी तक बड़ा बड़ा होते हुए मैंने यही देखा है कि जब जिससे कुछ नहीं होता उसको कहते हैं कि अब तक चलो तुमसे और कुछ नहीं हुआ तो तुम टीचर बन जाओगे। तो बट इन योर नहीं, सिचुएशन। ये तो खैर हकीकत है कि हमसे वाकई में कुछ नहीं हुआ, हमें हमें कुछ आता नहीं था टीचिंग के। लेकिन आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, प्रोफेसर दीन मोहम्मद लाशारी। मेरे नाइस। बाबा उनके किस्से सुनाते हैं। ही वाज अ स्कूल टीचर एंड अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्कूल टीचर, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को तालीम दी हमारे गांव में। सो आई थिंक आई कैरी दैट जीन विद इन मी फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। और टीचिंग टीचर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट में टीचर बनोगे तो फिर उसका मजा कुछ और है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप सोशल साइंस में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आपने एमफिल पीएच फिजिक्स में कर ली और आप फिजिक्स पढ़ाओगे तो यू विल नॉट एंजॉय टीचिंग फिजिक्स। यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू लव। एंड आई थिंक सोशल साइंसेज में मेरी पाकिस्तान सीरीज में मेरी एमफिल है, पीएचडी है, तो आई एंजॉय टीचिंग सोशल साइंसेज। और इट हैज बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई 2 साल मैंने शारटिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ग्रेट स्टूडेंट्स, दे आर वेरी हम्बल स्टूडेंट्स, वेरी लविंग स्टूडेंट्स। जहाँ मिलते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। दे आर लाइक फ्रेंड्स नाउ, दे हैव ग्रेजुएटेड मोस्ट ऑफ देम। यहाँ पर मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं बेगम नुसरत बुरो यूनिवर्सिटी सक्खर में। यहाँ पर हमारी फीमेल यूनिवर्सिटी है, और फीमेल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे पास। गर्ल्स आर कमिंग फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर विलेजेस इन यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ देम। एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। अगर मेंटरिंग करें आप, they are extremely hardworking. And we are in the initial phases, inshallah. The university will grow, and we will be able to send these graduates to industry, inshallah. So teaching is transformational. Teaching to everyday struggle है। आप रोजाना की बुनियाद पे सीखते हो, स्टूडेंट्स से सीखते हो, फैकल्टी से सीखते हो। रिसर्च अब का अभी सीरियस रिसर्च नहीं किया, रिसर्च भी करेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा कैरियर है। फिर पीएचडी के बाद के जो मामलात हैं वो अलग से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। तो अब मेरा फोकस ये होता है कि क्लास का जो डिस्कोर्स है वो अच्छा रहे। मतलब मेरा ये होता है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मेरी क्लास में आ रहे हो, तो यू शुड रिमेम्बर दैट कन्वर्सेशन दैट वी हैव इन द क्लास। गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे पास, मई और जून में, अप्रैल में शदीद गर्मी होती है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वर्क इन दीज सर्कमस्टेंसेस, हार्ड एरिया है। सो चैलेंजेस हैं, और ट्रैवलिंग करनी पड़ती है खैरपुर से सक्खर एवरी डे। दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। एंड आई हैव स्टूडेंट्स। मेरा ये मैं मजाक में बोलता हूँ कि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो मैं अपना थर्मोस लेता हूँ पानी का। वो बहुत बड़ा एक थर्मोस मेरे पास होता है, तो स्टूडेंट्स हंसते के सर आपको इतनी प्यास लगती है। मैंने कहा अगर बेटा मैं स्टूडेंट ना होता तो मैं मछली होता, इतनी प्यास लगती है मुझे। तो फिर मैंने कहा कि ये थर्मोस जो है आई विल कीप इन द क्लास, एंड इंशाल्लाह एक दिन आएगा व्हेन आई विल क्रिएट 20,000 स्टूडेंट्स। एंड जब मुझे लगेगा कि मैंने 20,000 शागिर्द पैदा कर दिए हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव दिस थर्मोस टू माई सन। उसको बोलूंगा कि ये थर्मोस तुम संभाल के रखो, किसी म्यूजियम में रखो या कहीं रखो, लेकिन ये थर्मोस जो था मेरे साथ इतने सालों में था, when I have created 20,000 students. So basically, we are dreamers and we want to create impact and we want to create imprint in the history, और फुटप्रिंट हम क्रिएट करते हैं। कोशिश करेंगे कि मेंटरिंग करें, किसी न किसी फॉर्म में हम सर्विस करते रहें। अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है, कॉम्पिटेंट टीचर्स की ज़रूरत है, जो अपने स्टूडेंट्स से उनका ख्याल करें, उनको सुने। और इट्स अमेजिंग, इट्स फिनोमिनल। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
तो ये है टीचिंग के बारे में। मेरे नज़दीक जो मैं पर्सनली एक फुकदान देखता हूँ पाकिस्तान में, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो। एक तो रिसर्च का फुकदान है ही है। दूसरा जो है वो जहन की तालीम का फुकदान, लाइक एजुकेशन ऑफ माइंड। मेरे ख्याल से शायद सोक्रेटिस ने कुछ बोला था, इस हवाले से मुझे जहन में आ रहा है। तो एजुकेशन ऑफ माइंड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या, खैर अब तो ये पूरी दुनिया में हो चुका है कि डिग्री करो ना करो, स्किल्स हासिल करो, एंड विच आर गुड। ऑफ कोर्स नोबडी इज स्टॉपिंग देम टू डू दैट, और ये गलत भी नहीं है कि ना करें। लेकिन साथ ही वो जो एजुकेशन ऑफ माइंड है, दैट एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द एजुकेशन। हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक द प्रॉब्लम ये है कि जब आप एजुकेट करते हो किसी को, जब आप किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो, तो जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसमें फर्क यह है कि यू हैव टू बिलीव इन साइंस। आपको समझ आना चाहिए कि साइंटिफिक प्रोसेस एक रेगरस प्रोसेस है। सोशल साइंसेज में जो भी पैराडाइम है, या नेचुरल साइंस में, या मैथमेटिक्स में, या किसी भी सब्जेक्ट में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एम्पिरिकल डेटा, या आपके सामने जो भी टूल्स हैं उस पे आपको रिलाय करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नतीजे अखज करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है लोगों की ओरिएंटेशन का। दे डोंट बिलीव इन साइंस। आपके बड़े बड़े मसाइल, संजीदा मसाइल, पोलियो की बीमारी पे लोग कहते हैं कि पोलियो के कतरे जो है मसाइल पैदा करते हैं। पॉपुलेशन के मसाइल पे लोग कहते हैं मसाइल पैदा होते हैं। अभी मिल्क बैंक बनाने की कोशिश की सिंध गवर्नमेंट ने, लोगों ने कहा कि ये जो है मसाइल पैदा करेगा। तो बड़े बड़े इश्यूज पे जब आप साइंस पे रिलाई नहीं करते हो, तो अपने थॉट प्रोसेस, अपनी ओरिएंटेशन बंदा ठीक रखे। और उसके लिए जरूरी ये है कि यू शुड बी ओपन। आपको समझ आना चाहिए कि जिस तरह से दूसरी कौमों ने, दूसरी कम्युनिटीज ने अपने मसाइल हल किए हैं थ्रू एजुकेशन, I believe through education you can bring social transformation. I believe you can bring social change through education. I believe you can create income through education. I believe scientific innovation हो नहीं सकती जब तक आपके पास एक certain literacy rate ना हो। तो लिटरेसी रेट का होना बड़ा जरूरी है, एजुकेशन का होना जरूरी है, और उसके लिए डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली दे डोंट रीड। ये बहुत बड़ा मसला है। और आजकल तो मुझे इतनी बड़ी शिकायत है कि दे डोंट आस्क क्वेश्चंस। You speak 2 hours in a class and there is no single question in the class. How is it possible? हम लोग अपने टीचर से बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे। इतने सवाल पूछते थे, कभी कभी तो वो तंग हो जाते थे कि सर वो क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। तो दे नीड टू आस्क क्वेश्चंस, दे नीड टू आस्क बर्निंग क्वेश्चंस। और कभी कभी तो सवाल ऐसे होते थे मुराद, यू नो, कि पीपल लाइक अस, हम नींद से उठ के वी विल गो ऑन यूट्यूब एंड वी विल गो ऑन गूगल एंड वी विल लुक एट इनटू बुक्स, एंड या किसी को दोस्त को मैसेज कर लिया कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आया। सो लर्निंग की एक चाह होनी चाहिए आपके सामने, डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आई वांट टू अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ। अगर आप फिक्स नहीं कर सके प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने वो प्रॉब्लम फिक्स कर रखा है, उनको आप मिमिक करें। दिस इज द वेरी इजिएस्ट वे टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक्स मसाइल जो भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल हैं, उसको आप मिमिक करें। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, और वो प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जब तक आपकी सोसाइटी में लोग साइंस को ये कहेंगे कि ये यहूदियों का कोई आला कार है, या ये कोई साजिश है, या कोई अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, देन यू कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन सोसाइटी। I think we need to move our discussion towards general discussion about Pakistani politics now, because we both are social scientists, and I believe उसके बगैर तो आई थिंक हमारी जो बहस मुबाहिसा जो होता है वो मुकम्मल नहीं होता। तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? स्पेशली बिलखुसूस जो अब सिंध में हो रहा है, KPK में, बलूचिस्तान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर खित्ते में इस वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हाउ डू यू सी दैट? वेल, वेरी डिप्रेसिंग। मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले, जब से इमरान खान साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर, आई स्टार्टेड, आई डिड नॉट स्टार्ट, आई रिफ्यूज टू वॉच न्यूज एनीमोर। हमने खबरनामा सुनना छोड़ दिया, और ये बड़ी मायूस कुन बात है कि आपका नौजवान खबरनामा नहीं सुन रहा। उसके मसाइल और भी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपकी पेरिफेरीज के मसाइल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और इट इज पेड मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया डज नॉट रिफ्लेक्ट
the problems of Sindh. It does not reflect the problems of other peripheries. और और सबसे बड़ा मसला ये है कि सिविलियन स्पेस आपके पास श्रिंक हो गया है। सिविलियन स्पेस, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ी नाकामी है। दे हैव मेड compromises, सीरियस compromises। सबसे बड़ी मायूसी तो मुझे ये भी है कि मियां साहब सियासत से बाहर हो गए। नवाज शरीफ इज द मोस्ट experienced politician, three-time prime minister, and he has withdrawn from political scenario. That is very upsetting. He withdrawn or People's Party was he forced to withdraw? forced to withdraw, or whatever the situation may be, but he has decided not to take part into the political process, and that's very disappointing. जरदारी साहब के रिकन्सिलिएशन के अभी असरात निकल रहे हैं। सिंध के लोग समझते हैं कि इट इज वेरी सीरियस। इट इज नॉट अप टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिंधी पीपल टू फॉलो द रिकन्सिलिएशन। उसका उसका मसला ये है कि आपके प्रोविंसेस के जो मामला हैं फेडरेशन के साथ, दे नीड टू बी रीनेगोशिएटेड। यू नीड टू टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज। इमरान खान के मसाइल अलग चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, और पहली बार ज्यादती हमारे साथ हुई है। और तारीख में बहुत बड़े इमरान खान लीडर थे, और उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई और क्रैकडाउन हो गया, और 9 मई के बाद सारे मसाइल। अ, जो दूसरी है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में बलोचों के साथ जो हो रहा है आपके सामने मौजूद है। तो देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनरेस्ट, देयर इज लॉट ऑफ पोलराइजेशन। we need a leadership. I think it's a leadership crisis. We need जी। leadership which can regain the civilian space, which can build a trust of all the federating units. और उसके लिए और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास अभी इसका इम्कान मौजूद नहीं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके सामने ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आए जो एंटी स्टेट नैरेटिव को सही तरीके के साथ बता सके। अब आपके सामने जो भी ऑप्शंस आएंगे वो निगोशिएटेड आएंगे, वो कंप्रोमाइज आएंगे। दे विल कम एंड दे विल negotiate with the state, and they will be favorites, and it is a hybrid system will continue. And the real democracy means you should disagree with anyone, with whoever is against you। किसी भी अथॉरिटी के साथ डिसएग्री करने की सलाहियत हमने देखा है पास में कि बेनजीर भुट्टो साहिबा डिसएग्री करती थी स्टेट के साथ, नवाज शरीफ स्टेट के साथ डिसएग्री करते थे। अब वो इनके पास स्पेस नहीं है कि किसी के साथ डिसएग्री किया जा सके, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद फिर क्लाइमेट क्राइसिस आपके सामने, इतना शदीद फ्लड्स 2022 के आपके सामने आए, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और एक स्टेट का खास जो प्रोजेक्ट्स हैं इकोनॉमी को के बारे में, कभी को कहते हैं कि सीपेक जो है वो गेम चेंजर है, कभी वो कहते हैं कि ये कैनाल सिस्टम जो है आपके सामने है, ये आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, इट इज गोइंग टू चेंज द यू नो डायनामिक्स। दैट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू द कॉन्फिडेंस। जब तक पाकिस्तान में कंसेंसस नहीं हो सकता किसी चीज पर, तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जब तक आपके पास प्रोविंसेस एग्री नहीं करते किसी चीज पर, आप पॉलिटिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोपे नहीं जाते अवाम के ऊपर। अवाम जो है इस मुल्क के शहरी हैं, दे विल फील उनकी ग्रीवेंसेस हैं। तो उसके लिए डायलॉग का सिस्टम जो है वो बड़ा जरूरी है। और पार्लियामेंट जो है उसका बड़ा मायूसकुन किरदार रहा है कि पार्लियामेंट में कोई डायलॉग होता नहीं। सो आई डोंट टेक दिस वेरी सीरियसली, आई डोंट लुक एट न्यूज एनी मोर, और वेरी अपसेटिंग एंड वेरी होपलेस। तो कभी कभी हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है कि एज अ सोशल साइंटिस्ट आप बच्चों को क्या बताओगे इस मुल्क का फ्यूचर क्या है, व्हेन यू आर होपलेस योरसेल्फ। होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप से जमहूरियत चलती है, होप से डेवलपमेंट होती है, होप से कौमें निकलती हैं क्राइसिस के साथ। और आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट हैव चेकमेट एवरीथिंग, एवरीबॉडी। और ये बड़ा मायूस कौन है कि कोई कोई भी ऑर्गेनिक पॉलिटिकल तहरीक नहीं चल पा रही, कोई भी सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इलेक्शंस आपके कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो क्या किया जाए सोसाइटी में? और उसके बाद फिर हम जैसे लोग फिर क्यों ना दस्तबरदार हो जाएं पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से, और क्यों हम पॉलिटिकल एक्टिविज्म करें, और क्यों हम सियासी खबरनामे को फॉलो करें? तो आई वुड रादर वॉच नेटफ्लिक्स। Oh, I agree with you on those points because मैंने पर्सनली भी कुछ साल पहले जो है वो यूजुअली खबरें देखना मैंने छोड़ दिया था, पर मैं अखबारों को फॉलो करता हूँ। स्पेशली पाकिस्तान में जो डॉन न्यूज़ है मैं उसको अभी भी किसी हद तक रिलीजियसली फॉलो करता हूँ।
और उसके अलावा इंटरनेशनल जो मीडिया है, रॉयटर्स, अल जजीरा हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनका पाकिस्तानी सियासत पे दे आर हैविंग एन आई। और जो डिप्लोमेट मैगजीन जो है, उनका भी बड़ा काफी फोकस है पाकिस्तान पे। तो उनको आई ट्राई टू फॉलो देम, आई ट्राई टू रीड मोर देन लिसन, बिकॉज व्हेन यू रीड यू गेट मोर क्वेश्चंस, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। और फिर आपको पता लगता है कि हाँ यार, अभी ये मसाइल इस तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों की अगर आप बात करें, तो ये जो कैनाल्स का मामला है सिंध में, अभी तो पूरा सिंध जो है कई महीनों से जो है वो सरापा एहतजाज है, लेकिन उनकी जूं तक नहीं रिंग रही, उनको फर्क नहीं पड़ रहा फेडरेशन को। उनको ये लगता है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो उससे जो है वो ये कैनाल निकालेंगे और वो रेगिस्तान को आबाद करेंगे, और उसके थ्रू जो है ना दे विल इंक्रीज देयर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। बट उसके बाद एट द सेम टाइम वो ये नहीं सोच रहे कि ये जो सिंध हो या बलूचिस्तान हो या साउथ पंजाब के एरियाज हो या कोई पाकिस्तान के और एरियाज हो, जो इन कैनाल बनने की वजह से अगर वो बंजर हो जाएंगे, तो हमारे जो ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बना शुरू कर रहे हैं कि नाले निकालेंगे, उसके थ्रू जो हम रेगिस्तान को आबाद करेंगे। लाइक, अगर मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पानी के उसमें उसमें मामले में, बट एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान का जो 40-45% जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। अगर कल को उसमें से अगर वो कम होके 35-40%, 30% पे आ गया, तो कितना ज्यादा भुगतान हो जाएगा, कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, इस बारे में फेडरेशन जो है कोई बात नहीं कर रही। और जब आप बात करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है वो एक कोई क्लिप आई है सोशल मीडिया पे मैंने देखी, मुसद्दिक मलिक साहब जो है, मेरे ख्याल से वो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिंध को गैस लेते हुए जो है आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया, और अब जो है पानी की कैनाल निकालते हुए आपको बड़ा वो एहसास हो रहा है। अच्छा, मैं फिर हैरान था कि गैस कहाँ से लेते हुए उनको ख्याल नहीं आया। मतलब सिंध के पास अपना गैस है, बलूचिस्तान के पास अपना गैस है, तो ये सवाल उन्होंने किससे उठाया? जब उनसे अगर कोई सवाल करेगा तो वही वो बाइक पे कम यार अब लगेगा। मसाइल क्या करें अब एक आपके तीन सूबे समझते हैं कि एक सूबा डोमिनेट करता है और वो डिक्टेट करता है और उसने हमारी रिसोर्सेज पे कब्जा किया है। अभी जो जो आई डोंट नो हमारे सेंटर के दोस्तों को ये नारा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंधी में जो नारा है, पंजाब तो सौ झीड़ो आ, पंजाब वी आर इन कन्फ्लिक्ट विथ यू, दिस इज द स्लोगन ऑफ सिंधी पीपल, एंड इट्स नॉट अ गुड स्लोगन, इट्स नॉट अ गुड सिम्टम। एंड फेडरेशन को सोचना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी अभी रिपोजिशनिंग करना शुरू कर दी है सिचुएशन पे, के कैनाल्स पे। और पानी, पानी इज यू नो इट्स इकोनॉमी, इट्स द बेसिक नीड ऑफ पीपल। एग्जैक्टली। जब आप इतने इतने लेवल पर मैनिपुलेशन करोगे, और सबसे बुनियादी बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले व्हाई वुड डोंट यू वर्क ऑन अ मैकेनिज्म टू बिल्ड अ कंसेंसस? एग्जैक्टली। you cannot afford to continue the national scale projects without starting a consensus. कंसेंसस के बगैर तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। जहां पर वाटर का मसला तो बड़ा संजीदा मसला है, जो हमारे वाटर एक्सपर्ट्स कहते हैं ये तो 200 साल पुराना मसला है, और इंडस के ऊपर अटैक्स होते रहे हैं। और सिंधी लोग विल नॉट टॉलरेट इट, पीपल विल नॉट टॉलरेट इट, दे विल फाइट फॉर इट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ कन्फ्लिक्ट, इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। और आप ये सोचें कि ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के ऊपर इतने पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कैन यू अफोर्ड another problem, another एग्जैक्टली। problem from Sindh? Sindhi people are very peaceful people. We don't often indulge into politics, and we don't often indulge into you know स्टेट कन्फ्लिक्ट के साथ हम लोग नहीं आते। वी आर वेरी पेट्रियोटिक पीपल, वी लव पाकिस्तान। लेकिन आपके बलूचिस्तान में चल रही है इंसर्जेंसी, खैबर पख्तूनख्वा में आए आए दिनों कोई ना कोई तहरीक चलती रहती है। अब आपने सिंध को भी इस तरह से लगा दिया है। तो सोचने वालों को सोचना चाहिए कि भाई आपको रियासत चलानी कैसे है, आपको अफरा तफरी चाहिए या आपको इकोनॉमी चलानी है, आपको ट्रेड करना है। ये 230 240 मिलियन लोगों को पालना है आपने। और नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जमहूरियत पे आप यकीन नहीं रखते तो चलिए, आप अपना जो मॉडल है
उसके तहत ही कोई इकोनॉमी का कोई निजाम ऐसा बेहतर कर दें जिससे लोगों की वेलफेयर तो हो. पीपल शुड नॉट फील डिप्राइव, पीपल शुड नॉट फील वायोलेटेड. Once the fundamental citizen is, if the citizen is feeling violated, then he will not feel कि I am one of them and they are against us, us versus them का जो सिचुएशन है उससे डिवीजन पैदा होगी. पोलराइजेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी. यू कैनॉट अफोर्ड फर्दर पोलराइजेशन इन पाकिस्तान. और फर्दर पोलराइजेशन का मतलब यह है कि आपका सोशल फैब्रिक डैमेज हो जाएगा. आपके इलेक्शंस यूजफुल नहीं होंगे अगर आपकी पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, अगर आपका पब्लिक डिवाइडेड है किसी इशू के ऊपर. एंड वी कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट. Oh, I agree with you on that. I think, thank you so much for your time, Samad. It was really a very थैंक यू, resourceful थैंक यू, discussion from you. थैंक यू. I'm glad कि you approached me yesterday and you said you want to do a podcast and मैंने एक्सप्रेस जितना करना था, जितनी बातें की जा सकती थी मैंने वो एक्सप्रेस की हैं. बहुत मजा आया आपके साथ. गॉड ब्लेस यू. स्टे इन Same here. टच. Thank you. Thank you. Take care, Samad. Have a nice day.